एक्टिव लिसनिंग सिर्फ स्पीकर के वर्ड्स को समझने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उन्हें अपने थॉट्स को डिटेल में शेयर करने के लिए इनकरेज करना भी इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डिटेल फॉलोअप क्वेश्चन पूछने से आप ज्यादा गहरे इंसाइट समझ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और कन्वर्सेशन को मीनिंगफुली आगे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट्स का एक रूल डिस्कस हो रहा था जिसमें बोला गया कि हिब्रू स्लेव्स 7 साल के बाद आजाद हो सकता है, लेकिन अगर उसके मास्टर ने उसे एक वाइफ दे दी और उनका एक फैमिली बन गया तो उस वाइफ और बच्चों को स्लेव के साथ आजाद नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा गया, इस क्लिप को देखिए। 7 years, then if I give them a wife and they have children, would it not be, it doesn't seem to me particularly revolutionary. It doesn't seem to me the kind of thing that would have caused such social discohesion that God just couldn't have found a way to do it, to say, well, why not let the whole family go free after those 7 years? नेक्स्ट टेक्निक है वैलिडेट पॉइंट्स बिफोर ऑफरिंग काउंटर आर्गुमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट एक्टिव लिसनिंग टेक्निक है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देती है और डिस्कशन को कोलैबोरेटिव बनाती है। जब आप स्पीकर के वैलिड पॉइंट्स को पहले एक्नॉलेज करते हैं, फिर अपने क्रिटिक्स रखते हैं, तो आप एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हो जहाँ डायलॉग स्मूथली हो सकता है और कन्वर्सेशन कन्फ्रंटेशनल होने के चांस कम हो जाते हैं। इस क्लिप में कंटेक्स्ट दो तो पहले ये बोला गया कि अगर स्लेवरी मोरली गलत थी तो गॉड ने अपने कमांडमेंट्स में उसे डायरेक्टली कंडेम क्यों नहीं किया, और एग्जांपल दिए जैसे एक्सोडस और ड्यूटरोनोमी में स्लेवरी को कंडोन करना। नाउ लुक दिस एग्जांपल। Then that immediately is going to discount the ability to do a lot of very radical things that would have appeared radical in 1200 BC, but now appear to be commonplace for us. Yes, I understand this argument and I've heard it many times. एम्पैथी का यूज करना एक्टिव लिसनिंग का एक जरूरी हिस्सा है जो आपको स्पीकर के इमोशंस और सिचुएशन को समझने में मदद करता है। जब आप स्पीकर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं तो कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ हो जाती है। कंटेक्स्ट दो तो बाइडेन कहते हैं कि वी नीड टू डील विद इंस्टीट्यूशनल सेग्रीगेशन इन दिस कंट्री। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया, इस क्लिप को देखिए। I know that today our schools are segregated because our neighborhoods are segregated. जब आप उन्हें ये फील करवाती कि उनकी बात को जेन्युइनली सुना और समझा गया है, इस तरह की एम्पैथी से कन्वर्सेशन में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है और स्पीकर को लगता है कि उनकी बात को वैल्यू किया गया है। ये टेक्निक एक्टिव लिसनिंग में इफेक्टिव क्यों है? एक्टिव लिसनिंग में रिट्रीट द स्पीकर पर्सपेक्टिव टेक्निक इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि स्पीकर के पॉइंट को वैलिडेट करती है और उन्हें ये फील करवाती है कि उनकी बात को सुना जा रहा है। फॉर कंटेक्स्ट, डिस्कशन के शुरुआत में स्पीकर ने क्रिकेट प्लेयर का रेसिज्म के एक्सपीरियंस का एग्जांपल दिया जिसमें उसकी एथनिसिटी को लेकर एब्यूजिव टर्म का यूज किया गया था। स्पीकर ने इस स्ट्रक्चरल रेसिज्म का एग्जांपल बताया, तो पीटरसन क्या बोलते हैं, इस क्लिप को देखिए। Racism. I'm not denying his experience. Right. What I asked was exactly who and when, and you just answered that Yes. question. So I would पीटरसन ने स्पीकर के रेसिज्म के एग्जांपल को डायरेक्टली डिनाई नहीं किया, बल्कि क्लैरिफाई किया कि उनका फोकस एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पर है। इस तरीके से कन्वर्सेशन कोलैबोरेटिव और कंस्ट्रक्टिव बन जाती है। इस बैलेंस क्रिटिसिज्म विद एक्नॉलेजमेंट टेक्निक का फायदा यह है कि एक कन्वर्सेशन को ज्यादा प्रोडक्टिव और रिस्पेक्टफुल बनाता है। जब आप क्रिटिसिज्म देने के साथ साथ उस क्रिटिसिज्म के अपोजिट पॉइंट को एक्नॉलेज करते हैं तो सामने वाले को ये फील होता है कि उनका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उन्हें सुनने का वक्त दिया गया है। इससे आप दोनों तरफ से ओपन माइंडेड और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करते हैं जिससे डिस्कशन कन्फ्रंटेशनल नहीं होती है। इस एग्जांपल को देखिए। the concept of structural racism. It's too imprecise. It doesn't address the issue. Now that does not mean racism does not exist. That is not what I'm saying.